नमस्कार साथियों, लेबर वाले पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं फिर से अपन आज के लेक्चर में। जहां अभी तक के लेक्चर में लेबर के रिगार्डिंग जो डिस्कशन हुआ, वहां हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को कंप्लीट किया है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो काफी बड़ी होती थी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से और अवेलेबल कंटेंट के हिसाब से। अब हमारे पास इस लेबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आने वाली है, इंक्लूड होने वाली है, अपने पास है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। वही सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जिसे इंट्रोडक्शन में आपको बर्थ स्टेज, डिलीवरी स्टेज, मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टेज के नाम से बताया गया था। तो आज का लेक्चर जो कंप्लीट अपने पास डेडिकेट रहेगा वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सामने बोर्ड पर हेडिंग मेंशन है, फिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज लेबर। यहां अपन देखेंगे फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आइए शुरुआत करें इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी देने की। सबसे पहले तो बात यह कि सेकेंड स्टेज लेबर है, इसमें टारगेट क्या है। जिस प्रकार फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में टारगेट होता था सर्वाइकल डायलेशन, या यूं कहूं कि आपको पूरे लेबर में 4 टारगेट मैंने आपको बताए हैं। बच्चेदानी का मुंह खुलना सर्वाइकल डायलेशन, बच्चे की डिलीवरी होना, प्लासेंटा की डिलीवरी होना, ब्लीडिंग का कंट्रोल होना। उस कैटेगरी में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का टारगेट क्या है? डिलीवरी ऑफ फीटस। यहां हमें याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेज को हमने कहां पे एंड किया था। तो आइए इसके परिचय की बात करें अपन और ज्यादा। तो अवेलेबल कंटेंट के अकॉर्डिंग रन करते हैं। सामने बोर्ड पर हेडिंग है अबाउट। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अबाउट के बारे में, इंट्रो के बारे में 2-3 बात मैं आपको बताता हूं। उसके बाद सामने बोर्ड पर ही देखेंगे कैसे मैंने क्लासिफिकेशन में ये टेबल प्रिपेयर कर रखी है, क्या ये कहना चाहती है, इसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले अबाउट में जनरल सी बात कर लेते हैं कि ये स्टेज अपने बारे में क्या क्या बताना चाहती है। तो सबसे पहले ये बर्थ स्टेज है और टारगेट है डिलीवरी ऑफ फीटस। टारगेट पहले बोर्ड पर मेंशन करें। सामने अपन ने लिख दिया अबाउट में कि आपका टारगेट है डिलीवरी ऑफ फीटस। ये अपने पास सेकंड स्टेज का टारगेट हुआ। चलें फर्दर बात करें। ड्यूरेशन कितनी होती है, कहां से कहां तक होती है, ये सब अपन परिचय में पढ़ चुके हैं। फुल सर्वाइकल डायलेशन से फीटस की डिलीवरी तक। प्राइमरी पैरा में 2 से 3 घंटे, मल्टी पैरा में 30 से 40 मिनट। यहां पर बताएंगे अपन कॉन्ट्रैक्शन का नेचर। जहां प्रीवियस फर्स्ट स्टेज में लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशनल पर्टिकुलर सब स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन का अपना नेचर था। 30 सेकंड के लिए आता है, 60 सेकंड के लिए आता है, 90 सेकंड के लिए आता है। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन का नेचर क्या है? यहां भी कॉन्ट्रैक्शन कंपलसरी है क्योंकि अब एक्चुअल वर्क होने वाला है बच्चे की डिलीवरी। तो कॉन्ट्रैक्शन की क्वालिटी है लगभग 60 से 70 सेकंड के लिए आएगा और हर 2 से 3 मिनट में आएगा। यह बात नोट डाउन करते हैं बोर्ड पे। कॉन्ट्रैक्शन क्वालिटी को लेकर बात करी गई तो कहा गया 60 से 70 सेकंड के लिए आना, ड्यूरेशन 2 से 3 मिनट के गैप में आना, इंटरवल। ये इसके कॉन्ट्रैक्शन की क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वहीं से शुरू होती है जहां फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर खत्म होती है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का लास्ट इवेंट आपको याद हो तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन था। उस बैग ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर बच्चे का जो सिर वाला हिस्सा था वो नीचे पेल्विस में था और धड़ वाला हिस्सा अभी भी ऊपर की तरफ यूटेराइन कैविटी में था। इतना ही नहीं, वो पानी की थैली को अपन ने ROM AROM करके भी देखा था कि नेचुरली सेकंड स्टेज स्टार्ट होने से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जानी चाहिए। तो माना कि सारा काम जैसा सोचा था वैसा हुआ और पानी की थैली रप्चर हुई। रप्चर होने के बाद क्या सिचुएशन है? जो फीटस की कंडीशन है, फीटस की लोकेशन है, बच्चे के शरीर में सबसे बड़ा हिस्सा होता है हेड का, वो मिल रहा है पेल्विस में,
और पूरा धड़ जो है वो मिल रहा है अपने पास यूटेराइन कैविटी में। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि पूरा बच्चा डिलीवर होना इंपॉर्टेंट है या हेड की डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल बात तो यह है कि बच्चा तो पूरा ही आना चाहिए, लेकिन गौर से सुने, बच्चे के शरीर में सबसे बड़ा हिस्सा हेड का है। उसका मतलब यह है यदि हेड डिलीवर हो गया तो उसके रिमेनिंग जो कंटेंट है, शोल्डर है, बटक्स हैं, बॉडी हैं, वो तो इजीली डिलीवर हो जाएंगे क्योंकि वो हेड के कंपैरिजन में स्मॉल साइज होते हैं। तो यूं कह सकते हैं सेकंड स्टेज का टारगेट डिलीवरी ऑफ फीटस जो बताया जा रहा है होना चाहिए डिलीवरी ऑफ हेड, क्योंकि हेड डिलीवर हुआ तो मान के चल लीजिए फीटस भी डिलीवर हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक लाइन आती है कि सेकंड स्टेज स्टार्ट कहां से होती है। तो स्टार्ट कहां से होती है? जब बच्चे का हेड पेल्विक कैविटी में होता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होती है जब हेड होता है पेल्विक कैविटी में। लाइन नोट की जाए सामने बोर्ड की तरफ। स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेज को कब? जब हेड मिलता है पेल्विस में। तो ये इसके बारे में सामान्य जानकारी वाली 3 बातें कि टारगेट होता है डिलीवरी ऑफ फीटस, कॉन्ट्रैक्शन की क्वालिटी बोर्ड पर मेंशन है, और ये स्टार्ट कहां से होती है? जब बच्चे का सर पेल्विस में है। अब देखिए यहां पे जिस प्रकार फर्स्ट स्टेज के अंदर काफी बड़ी सारी 3 सब स्टेज थी, लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल, यहां सेकंड स्टेज में भी 2 सब स्टेजेस हैं। जैसा सामने चार्ट में आपको दिखाई दे रहा हूं, नाम पे कंसंट्रेट करें। एक का नाम है एक्सपल्सिव, एक का नाम है प्रोपल्सिव। एक्सपल्सिव, प्रोपल्सिव, इन्हीं 2 वर्ड पे फोकस करें तो मीनिंग सुनना। एक्सपल्जन का मतलब होता है शरीर से बाहर आना, और प्रोपल्जन का मतलब भी होता है शरीर से बाहर आना। दोनों का मतलब एक ही है। एक्सपल्जन होगा या प्रोपल्जन होगा, कॉमन चीज क्या होगी? बच्चा शरीर से बाहर आएगा। पर अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, एक होता है कि अपने आप बाहर निकल जाए, दूसरा होता है धक्के मार के बाहर निकाला जाए। एक कंडीशन कि फीटस अपने आप बाहर आ गया, और दूसरा उसे फोर्सफुली धक्के मार के बाहर निकाला गया। उस बेस पे नाम देने हैं एक्टिव और पैसिव। जहां अपने आप आ रहा है बिना मेहनत के वो पैसिव कंडीशन, जहां धक्के मार के फोर्सफुली मेहनत से आ रहा है वो एक्टिव कंडीशन। तो यहां आप देखेंगे बोर्ड पे मैंने एक्सपल्जन के नीचे एक्टिव, प्रोपल्जल के नीचे पैसिव लिखा हुआ है। वो इसीलिए कि फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन से भी हमने यह सीखा है कि यूट्रस का अपर सेगमेंट ही धक्के मारता है और मेहनत करता है। लोअर सेगमेंट तो अपने आप डायलेट हो जाता है, और अपने आप डायलेट होते ही बच्चा नीचे आ जाता है। अपने आप डायलेट होते ही बच्चा नीचे आ जाता है। अपने आप डायलेट होना पैसिव, और बच्चे का नीचे आना डिसेंट। तो देखेंगे पैसिव में मैंने डिसेंट लिखा है, जहां पे अपने आप नीचे आना पैसिव, और अपने आप नीचे कब आता है? जब डायलेट हो जाता है। नीचे आना क्या कहलाएगा? डिसेंट। बात करते हैं अब धक्के मार के बाहर निकालने वाली, एक्टिव वाली, एक्सपल्जन वाली। तो वहां पे धक्के कौन मार रहा है? तो उसके लिए भी सामने बोर्ड पर आप देखेंगे धक्के मारने की कैटेगरी में नाम लिखा है मैंने 2 जनों का। एक नाम कॉन्ट्रैक्शन और एक बियरिंग डाउन। ये कॉन्ट्रैक्शन वही है जिन्हें कल के लेक्चर में फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन के नाम से आप लोगों ने पढ़ा था, जिनके क्वालिटी सामने बोर्ड पर ये मेंशन भी है। तो कॉन्ट्रैक्शन तो पहले भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं, तब तक आते रहेंगे जब तक सारा काम लेबर का नहीं हो जाता। और ये कॉन्ट्रैक्शन अपर सेगमेंट में धक्के मारते हैं बच्चे को नीचे धकेलने के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्शन तो आ ही रहे थे। और अब इंटरेस्टिंग चीज, इसके अलावा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हमने मदर को सिखाया कि कॉन्ट्रैक्शन तो आ ही रहे हैं, पर यदि आप अपने शरीर से, अपनी बॉडी से खुद से जोर लगाएंगे, बियरिंग डाउन एफर्ट लगाएंगे, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर को कंप्लीट होने में सही समय लगेगा।
तो यहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है मैटरनल बॉडी का। बच्चे को नीचे की तरफ धकेलने के लिए मां अपने खुद के शरीर से जो जोर लगाती है वो चीज बियरिंग डाउन एफर्ट कहलाती है। तो देखिए, धक्के मारने वाले अब दो जने हो गए। पहले तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ही मार रहा था, अब दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्शन भी और बियरिंग डाउन भी। तो इन दोनों ने धक्का मारा, एक्टिव वर्क हुआ, एक्सपल्सिव नाम दिया। इन दोनों की मेहनत से लोअर सेगमेंट डायलेट हुआ, बच्चा अपने आप नीचे आया, पैसिव काम डिसेंट हुआ। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात और बताएंगे आपको, जो एक मेजर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी हमारी मैनेजमेंट में, वो क्या है तो गौर से सुने। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ऑक्सीटोसिन वाले हैं, और ऑक्सीटोसिन कितना निकलेगा, कब निकलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में है। ऐसी चीज जो हमारे हाथ में नहीं हो कहलाती है इनवॉलंटरी। बात नंबर 2, हम खुद कितनी मेहनत करेंगे, हम खुद कितना जोर लगाएंगे, वो हमारे हाथ में होता है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, वॉलंटरी। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्शन और बियरिंग डाउन के नाम देने हैं आपको, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में है बियरिंग डाउन वॉलंटरी। तो ये अपने पास दो सिचुएशन है, आप इनका नॉमेनक्लेचर दे भी सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कहलाते हैं इनवॉलंटरी, और बियरिंग डाउन हमारे कंट्रोल में है, इसलिए कहलाते हैं वॉलंटरी। और अब बताओ मेरे प्यारो, इतना समझाने के बाद यदि कोई ऐसा सवाल बन जाए कि इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो यह सवाल मैं आपसे करता हूं। आप अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और पूरी तैयारी होने के बाद भी एग्जाम डे से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ के जाते हैं। जो आपने खुद ने तैयारी करी है पूरे जीवन में साल भर लग करके, वो आपने खुद ने करी थी, वो चीज वॉलंटरी थी, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के गए थे बस इस बार सिलेक्शन करवा देना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन हो भी जाए और नहीं भी हो, भाग्य वाली बात है, वो चीज इनवॉलंटरी है। भगवान अल्लाह की मेहरबानी, सिलेक्शन हो गया, इनवॉलंटरी, हमने मेहनत करी थी, वो वॉलंटरी। तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो ध्यान रखना, आशीर्वाद, दुआओं, मोटिवेशन का असर जिंदगी में सिर्फ 10% होता है, 90% तो खुद की आत्मा को मेहनत पे लगाना होता है। तो खुद जितना करेंगे उतना ज्यादा सफलता पाएंगे। इसी आधार पे कह सकते हैं जितना मां खुद कॉन्ट्रैक्शन लगाएगी उतना डिलीवरी को सेफ करवाएगी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है मदर के द्वारा लगाया जाने वाला बियरिंग डाउन एफर्ट। तो जितना भी हो सके मदर को प्रमोट करे, और हम यहां सामने कैमरे में खड़े होकर के आपको प्रमोट करेंगे कि आप खुद पढ़िए। हम सिर्फ एक जरिया है, हम सिर्फ एक गाइडेंस है, हम सिर्फ एक रास्ता है। आखिरकार चलना आपको है, पढ़ना आपको है, लगना आपको है। तो ज्यादा हिस्सा हमेशा आप लोगों का होता है। इसी प्रकार यहां भी ध्यान रखें कि वॉलंटरी एफर्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं मदर के बियरिंग डाउन के। इसीलिए लेबर रूम में चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे सर्जन हो, चाहे एनेस्थेटिक हो, चाहे हेड नर्स हो, चाहे अपने पास डिलीवरी नर्स हो, चाहे वार्ड बॉय हो, स्वीपर हो, जब लेबर चलता है पूरे लेबर रूम में एक ही माहौल बनता है, क्या, पुश करो। मदर को बोलते हैं पुश करो। सभी जने मदर को ऐसे मोटिवेट करते हैं, मां के शरीर में ऐसे चिंगारी भर देते हैं कि मां पूरे जोश के साथ पुश करती है और हेड की डिलीवरी, फिटस की डिलीवरी हो जाती है। तो यहां पे सेकंड स्टेज का इंट्रोडक्शन आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है कंडीशंस के साथ में, जहां हमने नॉर्मल कंडीशन देखी और फिर इसके सब स्टेजेस। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान से सुने, जैसा मैंने कहा सेकंड स्टेज तब शुरू होगी जब हेड पेल्विस में होगा। तो हेड जब पेल्विस में जाता है, और पेल्विस अपन ने पूरा पढ़ लिया है, पेल्विस में एक नाम होता है ब्रिम। बिल्कुल, पेल्विस में इनलेट कैविटी आउटलेट है, उसे इनलेट को नाम क्या देते हैं अपन, ब्रिम का। तो जब भी बच्चा नीचे पेल्विस में आएगा सबसे पहले ब्रिम से टकराएगा, और ब्रिम से टकरा करके एक संबंध बनाएगा, हेड ब्रिम रिलेशन। हेड ब्रिम रिलेशन, हेड किसका, फीटस का, ब्रिम किसका, पेल्विस का, दोनों के बीच का रिलेशन। वो रिलेशन एक टर्म कहलाती है एसिंक्लाइटिज्म। तकलीफ में ना आए, ध्यान से सुने। दो जनों के बीच के कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं तालमेल। दो पार्टनर होते हैं
उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं तालमेल, सिंक्रोनाइजेशन। आपके मोबाइल में भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, चाहे वो जीमेल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। यह एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगती है कि क्या मैं आपके फोन कॉन्टेक्ट को अपने साथ में सिंक्रोनाइज कर सकती हूं क्या, तालमेल बिठा सकती हूं क्या। तो यहां भी बात चलेगी कि तालमेल देखना है, किस प्रकार बच्चे के सर ने मां के पेल्विस के साथ तालमेल किया, साठगांठ करी कि ताकि मैं बाहर डिलीवर हो जाऊं। वो चीज कहलाती है हेड ब्रिम रिलेशन और कहलाता है एसिंक्लाइटिज्म। सामने बोर्ड पे अवेलेबल, ये देखिए अपने पास हेड ब्रिम रिलेशन जो कहला रहा है एसिंक्लाइटिज्म। अब इस एसिंक्लाइटिज्म के नीचे मैंने दो कंटेंट बना रखे हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर, इन्हें एक्सप्लेन करना है। पहली बात ये क्लियर, एसिंक्लाइटिज्म होता क्या है, तो जवाब था इट इज अ तालमेल बिटवीन मां एंड बच्चा। मां की तरफ से ब्रिम, बच्चे की तरफ से हेड, और तालमेल को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। अब इन दो शब्दों का मतलब समझें। इन दो शब्दों का मतलब है जब तालमेल हुआ तो हेड का पिछला हिस्सा मतलब पोस्टीरियर फ्रंटेनल दिखाई दिया, या अगला हिस्सा एंटीरियर फ्रंटेनल दिखाई दिया। यदि पिछला दिखाई दिया तो पोस्टीरियर रिलेशन, आगे वाला दिखाई दिया तो एंटीरियर रिलेशन। बड़ा सरल तरीका है समझने का। यदि मां के पेल्विस में बच्चे का सिर गया और सिर का पिछला हिस्सा या पिछला फ्रंटेनल दिखा तो वो सिंक्लाइटिज्म है पोस्टीरियर, और बच्चे के सिर का अगला हिस्सा या एंटीरियर फ्रंटेनल दिखा तो वो है एंटीरियर एसिंक्लाइटिज्म। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि पिछला हिस्सा दिखाई देगा या अगला, तो उस बात को गौर से सुने। ये डिपेंड करता है बच्चे के सिर ने फ्लेक्शन कितना किया। फ्लेक्शन एटीट्यूड हम पढ़ चुके हैं। जितना ज्यादा सिर झुकाएगा पिछला हिस्सा सामने वाले को दिख जाएगा, जितना ज्यादा सिर उठाएगा अगला हिस्सा प्रदर्शनी में आ जाएगा। बड़ा सरल है। पिछला दिखेगा या अगला डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, फ्लेक्शन कितना हुआ। फ्लेक्शन कितना हुआ, अब कितना फ्लेक्शन होगा यह डिपेंड करेगा बच्चे के सिर पे दबाव कितना था। जितना बच्चे के सिर को कॉन्ट्रैक्शन ने दबाया उतना वो फ्लैक्स हुआ, जितना वो फ्लैक्स हुआ उतना पिछला। तो इस बेस पे बोलता हूं गुड कॉन्ट्रैक्शन, एवरेज कॉन्ट्रैक्शन, गुड कॉन्ट्रैक्शन, एवरेज कॉन्ट्रैक्शन। यदि गुड कॉन्ट्रैक्शन है तो जबरदस्त फ्लैक्शन है और पिछला हिस्सा, एवरेज कॉन्ट्रैक्शन है तो अगला हिस्सा। तो यहां पे नाम दे दिया जाए कि ये कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो बोल देंगे पिछला दिखेगा यदि कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ जाए, गुड क्वालिटी के, जोरदार वाले कॉन्ट्रैक्शन आए, बच्चे का सिर एकदम धस जाए और पिछला हिस्सा। जबकि एंटीरियर वाले के लिए बोल सकते हैं अपन कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ सकते हैं, एवरेज कॉन्ट्रैक्शन। अब इस बेस पे प्राइमरी पैरा, मल्टी पैरा का भी क्लासिफिकेशन किया गया है कि कॉमनली प्राइमरी मदर में या मल्टी पैरा मदर में कौन सा आपको दिखाई देगा। तो गुड कॉन्ट्रैक्शन किसके पास है, प्राइमरी या मल्टी के पास, तो वहां दिमाग लगाना। जो प्राइमरी पैरा है पहली बार मैदान में उतर रही है, उसकी मसल्स काफी मजबूत है, अनयूज है, स्ट्रांग है। और जो मल्टी पैरा है वो धनाधन बच्चे पैदा करके अपनी मांसपेशी को ढीला कर चुकी है। तो जिसकी मांसपेशी में है दम वो अपनी प्राइमरी पैरा, गुड कॉन्ट्रैक्शन। जिसकी मांसपेशियां कंपैरेटिवली लूज हैं, एवरेज कॉन्ट्रैक्शन। जवाब देंगे गुड कॉन्ट्रैक्शन वाली कौन है प्यारी, तो जवाब देंगे वो हमारी फ्रेशर वाली प्राइमरी पैरा। और बात करें एवरेज कॉन्ट्रैक्शन वाली कौन है बिचारी, तो नाम देंगे मल्टी पैरा। तो ये भी आपके पास एक इंफॉर्मेशन है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हेड ब्रिम रिलेशन को एक्सप्लेनेशन के लिए। हेड ब्रिम रिलेशन एसिंक्लाइटिज्म, पिछला हिस्सा दिखना पोस्टीरियर, अगला हिस्सा दिखना एंटीरियर। पिछला दिखेगा जब कॉन्ट्रैक्शन अच्छे होंगे, अगला दिखेगा जब कॉन्ट्रैक्शन एवरेज होंगे। अच्छे कॉन्ट्रैक्शन प्राइमरी में होंगे, एवरेज मल्टी में होंगे। इसका प्रेजेंटेशन आप सामने देख सकते हैं इस सिचुएशन से।
जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहां देखें अपन, इस वाली कंडीशन में सिर का आगे वाला पोर्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है एंटीरियर, और ये वाली कंडीशन सिर का पीछे वाला हिस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर। तो ज्यादा दिखाई दिया तो पोस्टीरियर, आगे वाला दिखाई दिया तो एंटीरियर। किसके रिलेशन में? पेल्विस के रिलेशन में। तो ये चीज कहलाती है एसिनक्लाइटिज्म। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में पढ़ना क्या है। तो जैसा पहले वादा किया, फीटस की डिलीवरी करनी है, या फीटस की भी ना करना चाहो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड की डिलीवरी करनी है। उसे एक्सप्लेन करने के लिए बनी है पूरी मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर काफी सरल है, टू द पॉइंट होने वाले इवेंट है, बिना किसी परेशानी के। आइए उन्हें सामने बोर्ड पर एक बार देखें। तो हमारे पास सामने ये चीजें जो मेजर चेंजेस होते हैं उनको लेकर के बताई गई हैं। क्या सीखना है तो वो देखें। सीखना इनमें यह है कि पहली बात तो ये नहीं रटना कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर में 8 मूवमेंट होती है, 9 होती है या 10 होती है। जो जो बातें सीखनी है उन पे कंसंट्रेट करें। फर्स्ट वन, मैकेनिज्म ऑफ लेबर जब भी पूरी होगी तो फीटस की डिलीवरी होगी। इसलिए इसमें होने वाला हर एक काम अपने आप में महान है, क्योंकि हर एक काम अपने आप में महान है। तो हर काम को बोलते हैं कार्डिनल। एक शब्द है अपने पास डिक्शनरी से निकला हुआ, और वो अपने आप में बोलता है कार्डिनल। कार्डिनल शब्द का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। सिंपल अपन कई बार जो बोल देते हैं इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट। कंपटीशन देने वाले कंपटीटर के लिए तो बहुत कॉमन टर्म है कि वो बेचारे हर सब्जेक्ट में ढूंढते रहते हैं इंपॉर्टेंट। तो उस इंपॉर्टेंट शब्द को मैकेनिज्म ऑफ लेबर में मैं कार्डिनल बोल रहा हूं। सिर्फ इतनी सी बात है। सारी मूवमेंट कार्डिनल मूवमेंट होती है। यहां पर आप देखें, इन सब मूवमेंट में इस एक को कॉमन बताया गया है। इसको कॉमन बता दिया। कॉमन इसलिए बता दिया, इसके नाम में देखो क्या छिपा हुआ है, डिसेंट। डिसेंट का सरल मतलब होता है बच्चे का नीचे आना। कॉमन कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ लेबर में जब कोई भी मूवमेंट होगी, हर मूवमेंट में बच्चा थोड़ा तो नीचे आएगा। हर मूवमेंट में एक भी मूवमेंट ऐसी नहीं है जब बच्चा नीचे ना आए। तो क्योंकि हर बार बच्चा नीचे आए तो हर बार कॉमन कौन चलेगा? डिसेंट। तो क्योंकि डिसेंट सबके साथ है, और जो सबके साथ है वो चीज कॉमन के साथ कहलाती है यूनिवर्सल। आज ही सीख जाएं, हर किसी के साथ होने के कारण इस प्यारे को बोल सकते हैं आप तो यहां भी हो, आप तो वहां भी हो, तो आप यूनिवर्सल हो। पूरी मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, पूरी मैकेनिज्म ऑफ लेबर में यूनिवर्सल मूवमेंट का टैग यदि किसी को दिया जाएगा तो वो डिसेंट को दिया जाएगा। इसके अलावा ये जितनी भी मूवमेंट हो रही है इन सभी को कार्डिनल कहा जाएगा। पहले ये बात क्लियर करें, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में कितनी स्टेप होती है डजंट मैटर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में जितनी स्टेप होती है सबको क्या बोलते हैं? कार्डिनल। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हर मूवमेंट के साथ क्या होता है? डिसेंट। डिसेंट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल स्टेप। अब आगे, अब जितने भी स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहले वहां तक की पढ़ें जहां पे हेड की डिलीवरी हो जाए। देखें एक बार न्यूमोनिक के अंदर ये अपने पास एंगेजमेंट है। अब देखो सबसे ऊपर एंगेजमेंट लिखा हुआ है, नंबर 1 रैंक पे एंगेजमेंट लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट कार्डिनल सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट कार्डिनल। उसके बाद यहां पे फ्लेक्शन हो रहा है, हेड का इंटरनल रोटेशन बता रहे हैं, क्राउनिंग हो गया है,
हेड की डिलीवरी बताई, रेस्टिट्यूशन बताया, एक्सटर्नल रोटेशन बताया, डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक बताए। तो जितने भी बैक टू बैक बताए जा रहे हैं, हर एक को इंडिविजुअली अपन पढ़ेंगे, हर एक को एक एक करके पढ़ेंगे। और उस कैटेगरी में सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ही कार्डिनल है, लेकिन फिर वही बात है, हमेशा मजे कौन लेके जाता? जो पहली रैंक पे आता। कौन है? एंगेजमेंट। तो आइए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर इन्वॉल्व होने वाले ये सारे कार्डिनल इवेंट्स को। शुरुआत ऊपर हो रही है एंगेजमेंट से, उसके बाद बैक टू बैक प्रोसीजर चलता जाएगा, कार्यक्रम बढ़ता जाएगा। तो तैयार हो जाएं, खुद को प्रिपेयर कर लें कि हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जहां बच्चे का सर ऑलरेडी पाया जा रहा है पेल्विस में। अब उसे वहां से बाहर कैसे निकाला जाता है, ना केवल सर को, सर के साथ बचे हुए शरीर के सारे हिस्से को। सारे हिस्से कैटेगरी में मैं बताऊं, सिंपल भी होता है, 3 में डिवीजन होता है, हेड, शोल्डर, बटक्स। हेड, शोल्डर, बटक्स। आज बच्चा सीधा है तो वैसे निकलेगा, कल बच्चा उल्टा होगा तो पहले बटक्स, फिर शोल्डर, फिर हेड, ऐसा निकलता है। बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट कैटेगरी में अपने पास आती है एंगेजमेंट और डिसेंट। एंगेजमेंट, डिसेंट। अब जैसा वादा किया, सबसे पहली शुरुआत किससे होती है? एंगेजमेंट से। बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना, एकदम माइंड को प्रिपेयर रखना। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में शुरुआत किससे होती है? एंगेजमेंट से। हर मूवमेंट को नाम क्या देते हैं? कार्डिनल। एंगेजमेंट का नंबर क्या है? फर्स्ट रैंक है। तो एंगेजमेंट के लिए बनने वाला सवाल, और यही सवाल है, जवाब दे देना, इट इज फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इट इज फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट। एंगेजमेंट के लिए आपने ये बोल दिया, जो बोल दिया वो सामने मैंने लिख दिया। क्या लिखा एंगेजमेंट में? इट इज फर्स्ट कार्डिनल। यूं का यूं एमसीक्यू बनेगा। अब अगली बात, एंगेजमेंट के बारे में और डिटेल में मुझे कुछ नहीं बताना, एक लाइन बोल करके मैं बता सकता हूं। वो क्या? कल जो आपने, जी हां, कल जो आपने बिशप स्कोर में 5th फॉर्मूला पढ़ा था, कल जो आपने बिशप स्कोर में 5th फॉर्मूला पढ़ा था, वहां देखा था बच्चे का सर ईस्टल स्पाइन पे आए 0 पे तो वो कहलाता है स्टेशन ऑफ हेड, और यदि 0 से ऊपर है तो नेगेटिव, 0 से नीचे तो पॉजिटिव। ये सब बात कर चुके हैं। तो यहां पे अपन एक लाइन लिखेंगे कि एंगेजमेंट का मतलब है हेड का स्टेशन, बस इतनी सी। ये जो एंगेजमेंट है इसके लिए मैं लिख देता हूं इट इज इक्वल टू स्टेशन। तो जो स्टेशन के लिए कहा जाता है वही एंगेजमेंट होता है। स्टेशन का मतलब होता है बच्चे के सिर का इस लेवल पे पाया जाना। देखो, मैंने दोनों लाइनों में केवल 0 को अटैक किया है, ना मैं किसी माइनस पे गया, ना मैं किसी प्लस पे गया, सिर्फ 0 पे गया। और 0 का मतलब है कि मैं कहां पे गया? ईस्चियल स्पाइन पे। जब बच्चे का हेड ईस्चियल स्पाइन पे है, अटक जाता, ना केवल वो स्टेशन, हमारा एंगेजमेंट भी है कहलाता, क्योंकि एंगेजमेंट का मतलब होता है फिक्सेशन। चलिए अब आगे, अगला नाम क्या लिखा हुआ है? डिसेंट। इसके लिए क्या बोला? तू तो कॉमन मैन है, तू हर किसी के साथ है, हर किसी के साथ है, पूरी मैकेनिज्म ऑफ लेबर में पाया जाता है। और नाम दिया था आपको यूनिवर्सल, अभी सीख लिया। तो सिर्फ एक लैंग्वेज कि डिसेंट के लिए एक ही बात बोलेंगे, इसका मतलब होता है नीचे आना, और इसे अपन टैग दे देते हैं यूनिवर्सल स्टेप का। तो ये अपने पास मैकेनिज्म ऑफ लेबर के शुरुआत के 2, फर्स्ट कार्डिनल, एंगेजमेंट, यूनिवर्सल स्टेप, डिसेंट। अब आगे सुन, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद जो स्टेप आती है उनके नाम है फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। नॉर्मल लेबर चल रहा है, सबसे पहले डिलीवरी के लिए हेड ही आ रहा है, तो जितने भी चेंज हो रहे हैं वो हेड के साथ हो रहे हैं। एंगेजमेंट हो रहा है तो हेड का, डिसेंट हो रहा है तो हेड का,
फ्लेक्शन हो रहा है तो हेड का, रोटेशन हो रहा है तो हेड का। अगले दो नाम, अगली दो स्टेप सामने बोर्ड पे ये रही, फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन। दो नाम लिखे हुए हैं, फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन। बड़े आराम से समझ में आएगी इनकी दुकानदारी जब आपको बताएंगे सामने क्या चलने वाली है कलाकारी, क्या चलने वाली है। तो उसके लिए विद कंसंट्रेशन सुनना शुरू कर दीजिए। थोड़ी बहुत यहां पे आपको मेमोरी शार्प करनी पड़ेगी पेल्विस के ब्रिम को लेकर के। सीन क्या है, बड़े ध्यान से। बच्चे का सिर पेल्विस में है, पेल्विस में एस्चियल स्पाइन पे है और अब उससे नीचे जा रहा है। यहां सामने मैंने एक डायग्राम प्लॉट किया है। यह डायग्राम वही है जो ब्रिम के लिए बनाया जाता था। वो ब्रिम जिसमें 8 नाम होते थे, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत दिन करे हुए। 8 नाम होते थे इस प्रकार, पीछे की तरफ ऊपर 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 सैक्रम, नीचे प्यूबिस, दोनों तरफ आईपीएल आईपीएल, आगे की तरफ एमिनेंस, पीछे की तरफ जॉइंट। ऐसे 8 नाम होते थे और शायद उन 8 नामों पे 8 पोजीशन देते थे। एकदम पीछे डायरेक्ट पोस्टीरियर, एकदम आगे डायरेक्ट एंटीरियर, साइड में ट्रांसवर्स लेटरल, आगे एंटीरियर राइट लेफ्ट, पीछे पोस्टीरियर राइट लेफ्ट। ये चीज याद होनी चाहिए। यहां यह बताया जा रहा है, सिखाया भी था कि 8 पोजीशंस होती हैं। यहां मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, आप 8 के 8 भी बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। यहां पे आप इसे ऐसे बोल के या इधर वाली बता करके, इधर वाली बता करके, ये करके, ये, और फिर अपन ने जो पढ़ी है वो तो है ही। ये मैंने जो ब्लू मार्कर से डबल डबल लाइनें की हैं, ये 8 पोजीशंस होती हैं। यहां ये समझा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। जो एक नॉर्मल लेबर की पढ़ाई जाती है वो 2 पोजीशन से समझाई जाती है, 2 पोजीशन से। बच्चा यदि इस पोजीशन पे हो तो अपन बोलते हैं उसे लेफ्ट एंटीरियर, और यहां पर हो तो बोलते हैं लेफ्ट ट्रांसवर्स। नॉर्मल लेबर है तो वहां पे हेड आ रहा है, ऑक्सिपिट आ रहा है, तो नाम LOA, LOT। तैयार रहे। पोजीशन का मतलब यह होता है कि बच्चा किस डायरेक्शन में आ रहा है। आपके सामने छाती पे मैं खड़ा हूं तो एकदम सामने वाली पोजीशन है। आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं वो सुपाइन पोजीशन है, उल्टे पढ़ के पढ़ रहे हैं तो वो प्रोन पोजीशन है, साइड में पू करते हुए पढ़ रहे हैं तो वो लेटरल पोजीशन है। हर एक पोजीशन होती है। यहां भी एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ लेबर में फीटस जिस पोजीशन में पेल्विस में एंटर होता है वो कॉमनली 2 होती है, सामने बोर्ड पर लिखी है। या तो वो LOA है या वो LOT है, ये उसकी पोजीशन है। इसे मैं मार्क करता हूं ब्लैक मार्कर से। देखिए, यदि LOT में है तो डायरेक्शन इस प्रकार है, ये डायरेक्शन। यदि LOA में है तो ये है डायरेक्शन। यदि तीर ऐसे चल रहा है तो वो LOA है, ऐसे चल रहा है तो वो LOT है। ऐसी बात है। इस पोजीशन में ठीक है भाई। इस पोजीशन में बच्चा लगातार नीचे 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 आता जा रहा है, ऊपर से धक्का लग के बच्चे को भगाता जा रहा है और बच्चा इस पोजीशन में लगातार नीचे आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, पेल्विस के ब्रिम में जो लिखे हैं ये 8 नाम, उनमें बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ ये है। ये रास्ता है जहां से बच्चा कहां निकलेगा, बाहर निकलेगा। बाकी सबकी बात करें, सारी चीजें, ये सारे के सारे गेट या सारे के सारे दरवाजे बंद हैं। तो अब देखो समझ में आएगा अगली 2 मैकेनिज्म का मतलब कि हमारे पेल्विक ब्रिम में कितने दरवाजे होते हैं
जवाब देंगे वहां पे 8 दरवाजे होते हैं और उनमें से 8 में से 7 गेट कैसे हैं? बंद हैं। सिर्फ खुला हुआ गेट कितना है? एक है। कौन सा? प्यूबिस। और इतने तो लक्षण होने ही चाहिए, इतने बड़े हो गए। बच्चा कहां से बाहर निकल के आता है ये आपको आइडिया होगा। तो जहां से बाहर निकल के आता है वेजाइनल ट्रैक्ट से, तो वो एकदम सेंटर में होता है प्यूबिस पे, बाकी सब दरवाजे बंद है। तो अब कंसंट्रेशन से कॉमन पोजीशन है बच्चे की LOA या LOT। मैं कहता हूं कि इन दोनों पोजीशन में लगातार आगे बढ़ेगा तो क्या बाहर निकल पाएगा? बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि दरवाजे बंद हैं। बाहर निकलने के लिए दरवाजा खुला होना चाहिए। तो बच्चा सही जगह जा रहा है या गलत जगह? गलत जगह। तो क्या करो? सही जगह भेजो। क्या करो? सही जगह भेजो। और सही जगह का नाम है प्यूबिस। तो सही जगह पे आना बच्चे का घूमना कहलाता है। यदि आप LOT पे हैं तो इतना घूमना पड़ेगा, अंदर ही घूमेंगे, इतना घूमना पड़ेगा। और LOA पे हैं तो कम घूमना पड़ेगा, पर भाई लोगों घूमना तो पड़ेगा। घूमना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप गलत दरवाजे पे जा रहे हैं जो बंद है। बाहर निकलने के लिए सही ठिकाने पे पहुंचना पड़ेगा और यह सारा काम अंदर ही अंदर चल रहा है और हेड में चल रहा है। इसे नाम देते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। क्यों हुआ रोटेशन? क्योंकि जो बच्चा जा रहा था वो लोकेशन पे बाहर निकलने की जगह नहीं थी। अब एक इंटरेस्टिंग बात कि इंटरनल रोटेशन से ऊपर पहले लिखा हुआ है फ्लेक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है? तो गौर से सुनना। रोटेशन का मतलब होता है घूमना, मूवमेंट करना। मूवमेंट तभी होती है जब मूवमेंट करने के लिए स्पेस होता है। बिना स्पेस के मूवमेंट नहीं होती है, जगह ही नहीं है, कहां जाओगे? तो मूवमेंट से पहले, रोटेशन से पहले स्पेस जरूरी है और स्पेस तब बनता है जब बच्चे का हेड फ्लेक्शन करता है। यह पूरी कंडीशन है ऐसी वाली। ये सामने दीवार है, दरवाजा है, बच्चा सीधा बढ़ता जा रहा है। ये देखो दरवाजा बंद है, दरवाजा अपनी जगह से नहीं हिला, बच्चा अपनी जगह से नहीं हिला, तो बच्चे ने क्या किया? फ्लेक्शन। ये देखो अंगुलियां अंदर, फ्लेक्शन करते ही क्या बन गई? जगह। अब दोनों के बीच में खाली जगह है और इस जगह का फायदा उठा करके क्या हो सकती है? मूवमेंट। तो डिलीवर होने के लिए जरूरी है रोटेशन, रोटेशन के लिए जरूरी है स्पेस, और स्पेस कौन देता है? फ्लेक्शन। तो 100% पहले फ्लेक्शन होगा फिर रोटेशन होगा, क्योंकि बिना जगह के घूमा नहीं जाता। तो फ्लेक्शन होना पहले जरूरी है, क्योंकि फ्लेक्शन क्या करता है? इट प्रोवाइड स्पेस, और स्पेस मिलने से ही क्या होती है? मूवमेंट। तो आपसे पहले पूछ लें पिछले वाले के आधार पे कि पहले लाला लाली एंगेजमेंट हो गया डिसेंट, जवाब देंगे पहले एंगेजमेंट बाद में डिसेंट। उसके बाद पूछे कि पहले फ्लेक्शन होगा या रोटेशन, जवाब क्या दोगे? पहले फ्लेक्शन फिर रोटेशन। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि फ्लेक्शन हमें देगा जगह और बिना जगह के रोटेशन नहीं हो सकता। ये चीज। अब इंटरेस्टिंग चीज, हुआ रोटेशन किसका? हेड का। अब एक रिलेशन है हेड में, नेक में और शोल्डर में। सिर, गर्दन, कंधे, तीन में रिलेशन है। जितना हेड घूमता है उतनी नेक भी रोटेट होती है। हेड को रोटेट होना है बाहर निकलने के लिए, और नेक रोटेट इसलिए हो गई क्योंकि बेचारी वो हेड के साथ होती है। कोई भी इंसान इस संसार में अपने सिर को बिना गर्दन के नहीं हिला सकता। सिर घूमेगा तो गर्दन घूमेगी, गर्दन घूमेगी तो सिर घूमेगा। तो जितना हेड में रोटेशन उतना नेक में रोटेशन। शोल्डर में रोटेशन तभी होता है जब हेड ज्यादा रोटेट हो सामने की तरफ। ये जो कंडीशन है यहां से यहां आना, ये रोटेशन है 2/8, और ये जो छोटा सा है ये रोटेशन है 1/8। इसको देखेंगे आप इन सभी के साथ। घेरा अपने पास कि यदि पोजीशन LOA थी
LOA में हेड 1/8 घूमता है। जितना हेड घूमता है उतना नेक में रोटेशन होता है, और इन दोनों में रोटेशन 1/8 हुआ तो शोल्डर में रोटेशन नहीं होता है। शोल्डर में रोटेशन तभी होगा जब रोटेशन 1/8 से ज्यादा हो। LOT हेड में रोटेशन 1/8 से ज्यादा, 2/8। जितना हेड में रोटेशन उतना नेक में रोटेशन 2/8, और क्योंकि हेड और नेक घूम गए ज्यादा तो शोल्डर भी घूम जाएगा 1/8, और ये सारा काम अंदर। अभी तक 4 स्टेप तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे के सिर का बाल भी आपको दिखाई दिया हो, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। सारा काम चल रहा है अंदर की अंदर। तो अपने पास ये रिजल्ट किसका है? फ्लेक्शन और रोटेशन का। अब यहां पे एक चीज पूछ ली जाए, इन दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल क्या है? तो वो देखना। मैं पूछूं बच्चा क्यों घूमा, तो जवाब क्या है? क्योंकि वो बंद दरवाजे पे था। दरवाजा खुला होता तो वो घूमता ही नहीं। बंद दरवाजे का मतलब उसने बच्चे को अलाउ किया कि रेजिस्ट किया? जवाब रेजिस्ट किया। तो यही प्रिंसिपल है, चाहे फ्लेक्शन हो या रोटेशन हो, दोनों का प्रिंसिपल एक ही है। और प्रिंसिपल क्या है? रेजिस्टेंस। जिंदगी में यह भी जरूरी है, रुकावटें नहीं आएंगी तो सही रास्ता कैसे चुनोगे? जिस रास्ते पे आप चलते जा रहे हैं उस पर रुकावट ही नहीं आएगी तो आप ट्रैक चेंज क्यों करोगे? ट्रैक चेंज कब होता है? जब रुकावटें आती है। तो चलिए घूम घाम के भैया हमारे पहुंच गए खुले दरवाजे पे। बच्चा खुले दरवाजे पे आ गया, तैयार हो जाइए एक थाली लेकर के पूजा की, क्योंकि अब झांकी निकलने वाली है। तो जैसे ही बच्चा घूम के ठिकाने पे है आया, पहली बार वो सामने अपने आया। उससे पहले ये 3 नाम जो अपन ने पढ़े वो देख लें। लगातार नीचे आना, ये डिसेंट है। दोनों डायग्राम में कंपेयर करो बड़े ध्यान से, इजीली समझ में आएगा। क्या कंपैरिजन करना है? विथ कंसंट्रेशन। ये इस लाइन में है, इधर देखो, और ये इस लाइन में नहीं है, इतना नीचे आ गया। तो जब सिर ऊपर की तरफ था, धसा हुआ, वो चीज कहलाती है फ्लेक्शन, और घूम करके नीचे बढ़ रहा है तो वो कहलाता है रोटेशन। जिस कंडीशन में है वहीं दिखाई दे रहा है तो नाम दिया फ्लेक्शन, और आगे रोटेशन। बात करें अब अपन नेक्स्ट स्टेप की, तो नाम दे रखा है क्राउनिंग। इंटरनल रोटेशन में आपने देखा, इंटरनल रोटेशन में आपने देखा कि चाहे LOA पे था चाहे LOT पे था, बच्चा घूम के पहुंच गया प्यूबिस पे। प्यूबिस का मतलब है खुला हुआ गेट, दिखाई देने वाला। तो 9 महीने 280 दिन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चा जेनाइटल ऑर्गन पे एक्सटर्नली विजिबल हुआ। तो फर्स्ट टाइम विजुअलाइजेशन, पहली बार बच्चे के सिर का दिखाई देना, पहली बार बच्चे के सिर का दिखाई देना क्या कहलाता है? क्राउनिंग। क्राउनिंग से सरल 2 सवाल बनते हैं। पहला तो इतना सरल बनता है कि क्राउनिंग लेबर की कौन सी स्टेज में होता है? पहले तो इतना सरल सवाल, क्राउनिंग लेबर की कौन सी स्टेज में होता है? तो मैं तो यह कह रहा हूं जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से बच्चे के शरीर का कोई भी हिस्सा कभी भी नहीं दिखा। पहली बार दिखा, सिर दिखा, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में दिखा। तो क्राउनिंग लेबर की कौन सी स्टेज में होती है? बड़ा सिंपल सा आंसर है, सेकंड स्टेज में होती है। और बार बार बोल रहे हैं पहली बार पहली बार, तो जवाब देंगे फर्स्ट टाइम विजुअलाइजेशन। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पे, मैटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट पे बच्चे का हेड एकदम सेंटर में ऐसा दिखाई देना, मूवमेंट कहलाती है क्राउनिंग। और अब मंजिल बिल्कुल दूर नहीं, यह उस प्रकार की बात है कि आपका बच्चा गेट, खुले गेट पे खड़ा है, सिर दिखा रहा है और बोल रहा है कि मां आऊं, आ जाऊं, बाहर आ जाऊं। बिल्कुल बेटा, बाहर आने का समय आ गया है। तो बाहर आने का समय आ गया तो आने दीजिए, लेकर के आइए। स्टेप कहलाएगी अपने पास में डिलीवरी ऑफ हेड। डिलीवरी ऑफ हेड।
देखिए कितना सिस्टमैटिकली वर्क चलता जा रहा है। स्टेप नंबर 6 पे अपन आ गए हैं। फर्स्ट कार्डिनल अटक जाना, एंगेजमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट लगातार चलना, डिसेंट। जिस दिशा में चल रहे थे वो सही थी या गलत थी? गलत थी। तो क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। घूमने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। जगह कौन देगा? फ्लेक्शन। जगह मिलते ही घूमेंगे, रोटेशन। घूमते दिखाई देंगे, क्राउनिंग। और दिखाई देते ही बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने को बोलते हैं अपन डिलीवरी ऑफ हेड। अब डिलीवरी ऑफ हेड जो होती है, बाहर निकलने वाला प्रोसेस, उसे दो तरीके से समझिए। स्टेप नंबर 6 है ये, और ये वो स्टेप है जहां हेड डिलीवर होगा। हेड डिलीवर होगा मतलब सारा काम हो जाएगा, क्योंकि हेड के बाद तो बचा हुआ पोर्शन हेड से आकार में कम ही होता है। तो डिलीवरी ऑफ हेड में क्या होगा? बड़ी सिंपल सी स्टेप है। वो बच्चा जो क्राउनिंग में आपको दिखाई दे रहा था वो निकल के बाहर आएगा। और इसे एक लाइन में बोलें तो प्रिंसिपल होता है एक्सटेंशन से बाहर आएगा। पड़ा था अंदर 9 महीने गर्दन झुका के, पड़ा था लेबर में पेल्विस के छोटे से इलाके में एकदम दब के। पहली बार जब वो बाहर आएगा तो वो भी फड़फड़ाएगा। बिल्कुल, पंख तभी निकल के आते हैं जब घर से बाहर जाते हैं। घर के अंदर तो पिताजी के लट के मारे दुबके पड़े रहते हैं। हर किसी में ताकत तब आती है जब वो बाहर फ्रीडम में जाता है। तो पहली बार जब बच्चा बाहर आएगा तो वो भी फैल के आएगा कि बहुत दिन हो गए अंदर पड़े हुए। तो वन लाइनर आंसर डिलीवरी ऑफ हेड का प्रिंसिपल क्या है? तो आंसर देना है प्रिंसिपल एक्सटेंशन। हजारों बार सरल परीक्षाओं में इतनी सी बात पूछ करके काम खत्म कर लिया जाता है कि डिलीवरी ऑफ हेड किस प्रिंसिपल से कंप्लीट हो जाता है। अब इस चीज को लॉजिकल वे में मैं आपको समझाऊंगा। लॉजिकल वे क्या है उसे सुनने को तैयार रहें। उसकी स्कीम सामने बोर्ड पर मेंशन है। ये देखिए, ये पीछे की बाहुबली की तलवार और ये आगे छोटी सी प्यूबिस पेल्विस की याद दिलाती है। पेल्विस में अब ये बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है। आपको गौर करना है एरो पे। जितने भी एरो हैं उन पे गौर करना है। पहला एरो आप ये देख सकते हैं, ये रहा, और बाकी के 2 एरो और भी हैं जो यहां बनाए जा रहे हैं। सिर्फ इनका खेल है। क्या कहना चाहते हैं? पॉइंट वाइज पॉइंट सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो एरो नीचे की तरफ है इसकी डायरेक्शन हुई डाउनवर्ड। ये जो एरो नीचे की तरफ है इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। और बच्चे को लगातार नीचे धक्का कौन मार रहा है? धक्का कौन मार रहा है? सेकंड स्टेज चल रही है। मैंने बताया धक्के 2 जने मार रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक बियरिंग डाउन, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। तो यहां पे आपने कहा कि बच्चा नीचे डाउनवर्ड है, धक्के मार कौन रहा है? जवाब दिया 2 का। एक तो अपने पास कौन था? कॉन्ट्रैक्शन। और एक अपने पास कौन था? बियरिंग डाउन। ये दोनों धक्के मार रहे हैं, बच्चे को नीचे धकेल रहे हैं। एक बात, ये अपने पास पेल्विस है। पेल्विस के आउटलेट में, पेल्विस के आउटलेट में, क्योंकि स्पाइन आउटलेट में ही होता है और बच्चा स्पाइन से नीचे है। आउटलेट अपन ने जब पेल्विस में भी पढ़ा था तो वहां भी एक ही बात कही थी। आउटलेट ये बोलता है कि मेरे पास सबसे कम जगह है, मेरे पास रहने के लिए सबसे कम जगह है, मेरे पास मत आओ, या तो वापस चले जाओ, या तो वापस चले जाओ, और आ गए तो लात मार के बाहर निकाल दूंगा। आपका भी एक फ्रेंड कोई ऐसा हो जो आपको बोले, आप उसे रूम पे जाएं, वो बोलेगा मेरे कमरे में जगह नहीं है, वापस चला जा, वापस जा, या तो वापस जा, और आ गया तो लात मार के बाहर निकाल दूंगा। ये नेचर पेल्विस के आउटलेट का होता है। तो नीचे की तरफ कौन बैठा है बंधु? नीचे की तरफ बैठा है पेल्विक आउटलेट। और पेल्विक आउटलेट ने 2 समाचारों का ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? पहली बात तो ये बोला वापस चले जाओ, वापस मतलब ऊपर चले जाओ, अपवर्ड, नहीं तो बाहर निकल जाओ, बाहर निकलने को बोल दिया आउटवर्ड। तो ये अपने पास एरो की डायरेक्शन हुई।
ऊपर से बच्चे को नीचे धकेला जा रहा है, नीचे से पेल्विस अपना दिमाग लगा रहा है। तो यहां पे होता क्या है, टोटल एरो 3 है, एक ब्लू मार्कर, 2 ब्लैक मार्कर, टोटल एरो 3 है। एक बहुत अच्छी मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म क्या है, महाभारत के जमाने से चली आ रही है, जब कौरव पांडव आपस में दोनों तीर चलाते थे और वो तीर आपस में भिड़ करके भस्म हो जाते थे। यहां भी सामने ऐसा होगा, ये डाउनवर्ड और अपवर्ड आपस में टकरा करके खत्म हो जाएंगे। डाउनवर्ड और अपवर्ड वाले एरो आपस में टकरा कर खत्म हो जाएंगे, और बचे हुए तीर से हमारे बालक राम बाहर आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से जो बाहर आता है, यही मैकेनिज्म अपने आप में एक्सटेंशन कहलाती है। तो डिलीवरी ऑफ हेड का 1 लाइन में आंसर देना हो तो जवाब अलग, डिटेल में देना हो तो जवाब अलग। 1 लाइन में आंसर देना है तो जवाब एक्सटेंशन है, डिटेल में देना है तो ये अपने पास पूरी मैकेनिज्म है। डिलीवरी ऑफ हेड की बात कर रहे थे। इस चीज को आप एक्सटेंशन को देख भी सकते हैं। ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लल्लू कैसे दिख रहा था, लल्लू ऐसे दिख रहा था। ये रहा, क्राउनिंग के बाद पूरा हेड बाहर आ गया, और यहां पे देखें ये जो हेड बाहर निकल रहा है किस प्रकार एक्सटेंड होके बाहर निकल रहा है। तो एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करना ही इस पूरी मैकेनिज्म का मोटो था। थोड़ी देर पहले सिर्फ ये हिस्सा दिख रहा था तो क्राउनिंग बोल रहे थे, अब पूरा बच्चा दिख रहा है तो मतलब हेड डिलीवर हो गया। यहां इंपॉर्टेंट बात, हेड तुरंत डिलीवर होकर के एकदम सेंटर में पड़ा रहता है। मैटरनल जेनिटल ऑर्गन के बाहर निकल के एकदम सेंटर में पड़ा रहता है। डिलीवरी ऑफ हेड 6 स्टेप हो गई। फिर रिपीट करूं, सब कुछ पढ़ने से इंपॉर्टेंट था बच्चे का हेड डिलीवर करना। तो बहुत सारा काम कर लिया तो कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं। हेड बाहर निकाल लिया, सबसे बड़ा काम कर लिया, 90% काम हो गया, कुछ देर आराम कर सकते हैं। इसी आराम के बेस पे स्टेप नंबर 7 का जन्म हमारे पास होगा। नाम दे रखा है रेस्टिट्यूशन। पहली बात ये बोल सकते हैं, रेस्टिट्यूशन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 सवाल हमारे पिछले एम्स में बने, बड़े लॉजिकल सवाल, इलॉजिकल नहीं कि फर्स्ट कार्डिनल क्या होती है, एंगेजमेंट, यूनिवर्सल क्या होती है, डिसेंट, हेड डिलीवरी कैसे होती है, एक्सटेंशन, क्राउनिंग लेबर की कौन सी स्टेज में, सेकंड में। ये छोटे लल्लू कॉमन सवाल होते हैं, बात कर रहे हैं बड़े की। रेस्टिट्यूशन, पहले मीनिंग पे जाएं। 6 स्टेप में बच्चे के सिर को डिलीवर किया, बहुत बड़ा काम किया तो आराम करो, तो आराम को बोलते हैं रेस्ट, और इसके माथे पर रेस्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो कह सकते हैं रेस्ट के बेस पे इट इज पैसिव मूवमेंट। जब इंसान आराम करता है मतलब कोई नहीं काम करता है तो बोलते हैं वो पैसिवली पड़ा हुआ है। तो ये मूवमेंट कैसी है, पैसिव। क्यों है, क्योंकि रेस्टिट्यूशन में हमने है चुराया शुरू के 4 अक्षर को, REST, रेस्ट। अब एक बात नंबर 2, ऐसा नहीं है कि रेस्ट का मतलब आराम करना था और पैसिव था तो नाम दिया। मोटो सुनिए, मेन चीज क्या है, इसका पर्पस क्या है। ये बड़ी विशेष स्टेप है। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड जब हुआ था, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड जब हुआ था, सिर घूमा था, तो सिर के साथ गर्दन भी बेचारी जबरदस्ती घूमी थी। और मैंने बताया भी था, जितना हेड उतनी नेक रोटेट होती है। LOA में 1/8, 1/8, LOT में 2/8, 2/8। तो वहां उस नेक का था कहना कि हेड मेरे भैया मेरी बात सुनना, अभी तेरे को डिलीवर करने के लिए मैं खुद घूम रही हूं, पर जैसे तो डिलीवर हो जाए तो मेरी गर्दन के खिंचाव को सही कर देना। हेड के साथ नेक का घूमना कहलाता है ट्विस्टिंग, और हेड डिलीवरी के बाद नेक का सही होना कहलाता है अनट्विस्टिंग। जो गर्दन है वो सर के साथ घूमी थी स्टेप नंबर 4 में, और वही सही होगी स्टेप नंबर 7 रेस्टिट्यूशन में। नेक का सही होना कहलाएगा अनट्विस्टिंग ऑफ नेक, और यह काम अपने आप होता है। हाथ सीधा रखो, कोई दूसरा मोड़ेगा तो ताकत लगाएगा,
मोड़ के छोड़ेगा तो अपने आप सीधा हो जाएगा, इसीलिए पैसिव कहा गया है। इस स्पेस का पर्पस पूछे, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य है अनट्विस्टिंग ऑफ नेक, उस गर्दन को सीधा करना जो सिर के साथ घूम गई थी, उसे डिलीवर करवाने के लिए, अनट्विस्टिंग ऑफ नेक। बात करें अब इसके आगे, यहां से दमदार चीज, सिर के साथ गर्दन घूमती है, गर्दन के साथ सिर घूमता है, सिर के साथ गर्दन घूमती है, गर्दन के साथ सिर घूमता है। स्टेप नंबर 4 में दोनों अंदर थे तो अंदर अंदर घूम लिए, स्टेप नंबर 4 में दोनों अंदर थे तो अंदर अंदर घूम लिए। अब की बार हेड है बाहर, अब की बार हेड है बाहर और गर्दन है अंदर, तो जब ये नेक अनट्विस्ट होगी, सही होगी, तो साथ में हेड भी घूमेगा पर वो बाहर की तरफ। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, पहले दोनों अंदर थे, अंदर घूम लिए, पर अब की बार सिर बाहर है और गर्दन अंदर है तो सिर बाहर घूमेगा। तो बहुत अच्छी बात यह है कि अभी मैंने बताया तुरंत डिलीवरी ऑफ हेड के बाद में बच्चा सेंटर में पड़ा रहता है, लेकिन सेंटर के बजाय वो ऐसे घूम जाए, ये देखो इसमें बच्चा घूम गया, एकदम सेंटर में नहीं है। ये बाहर बच्चे का घूमना कहलाता है कि अंदर गर्दन सीधी हो गई। और यही चीज एग्जाम में बड़े बड़े अक्षर में पूछी जाती है कि रेस्टिट्यूशन देखी जाती है किसके द्वारा, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। यदि डिलीवर होने के बाद बच्चे का सर बाहर की तरफ घूमे, मतलब अंदर गर्दन सही हो गई, रेस्टिट्यूशन हो गया। इसके उल्टा यदि बच्चे का सर बाहर डिलीवर होने के बाद नहीं घूमा, मतलब अंदर गर्दन सीधी नहीं हुई, तो यह अपने पास मूवमेंट का नाम रेस्टिट्यूशन। इसके बाद बहुत थोड़ा सा बचा है अपने पास काम, और वो चीज क्या है देखें सामने, उसका नाम, इतनी बड़ी चीज लिखी हुई है, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। क्या कहना चाहते हैं उसे सुने, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है। लाइन एक ही अपने पास, नॉर्मल लेबर में बच्चा सीधा आता है तो 3 मेजर चीज, पहले सिर, फिर शोल्डर, फिर बटक। जिस दिन मैं आपको ब्रीच पढ़ाऊंगा उस दिन पहले बटक, फिर शोल्डर, फिर हेड। अब हेड का पूरा काम हो गया, डिलीवर हो गया, किसकी बारी है अब, शोल्डर की। किसकी बारी है, शोल्डर की। तो अंदर की तरफ अब हेड के अलावा शोल्डर बचा हुआ है, तो शोल्डर भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हेड ने किया। हेड गलत दरवाजे, बंद दरवाजे पे था तो घूम करके खुले दरवाजे पे आया था। शोल्डर भी बंद दरवाजे पे है तो घूमकर खुले पे आएगा। पहले सर घूम रहा था, अब शोल्डर अंदर की तरफ, तो लाइन लिखी इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। अब एक बात हमेशा फिक्स है, हमेशा फिक्स है, अपन ने देखा भी है, ये 3 प्राणी एक साथ होते हैं, हेड, नेक और शोल्डर। अब शोल्डर को घूम के बाहर आना है, प्यूबिस पे आना है, तो जो हेड है वो भी घूमेगा। पर मजे की बात यह है कि हेड कहां पर है, बाहर, तो हेड दोबारा घूमेगा। इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर जब होगा ये किसकी तरह होगा, तो आप जवाब दे सकते हैं ये होगा सेम एज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या थी, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, उसके समान होगा। यहां सवाल एक बनता है कि यह भी अपने को दिखाई देगा जब बाहर की तरफ क्या होगा, हेड। तो कुल मिला के यहां से सवाल यह बनता है कि बच्चे का सर डिलीवर होने के बाद कितनी बार घूमता है, 2 बार। बच्चे का हेड डिलीवर होने के बाद कितनी बार घूमता है, 2 बार। पहली बार किसके लिए, गर्दन के लिए, दूसरी बार किसके लिए, कंधे के लिए। कितनी बार घूमा, 2 बार घूमा। उसका प्रेजेंटेशन भी आप सामने की तरफ देख सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इन चारों को एकदम समराइज वे में मैं दे रहा हूं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 इधर कंसंट्रेट करें, नंबर ए पे क्या बताया जा रहा है कि यह बच्चे का सिर पूरा दिखाई दिया, सिर दिखाई दे गया मतलब बच्चा डिलीवर हो गया।
डिलीवर होते बीचों बीच होता है, बीचों बीच में ही है, एकदम सेंटर में है और अभी भी सेंटर में पड़ा हुआ है। अब क्या होना है, सिर को 2 बार घूमना है। पहली बार घूम गया मतलब गर्दन सीधी हो गई, दूसरी बार घूम गया मतलब शोल्डर घूम गए। इधर देखें बड़े इंपॉर्टेंट से, इन लाइन में ये होती है मिड लाइन, ये होती है मिड लाइन। यहां बच्चा घूमा 1 बार, ये रहा बच्चे का मुंह 1 बार, और यहां घूम गया 2 बार। 1 बार घूमना 1/8, 2 बार घूमना 2/8। पहली बार किसके लिए घूमेगा, नेक के लिए, दूसरी बार किसके लिए घूमेगा, शोल्डर के लिए। तो बनता है एमसीक्यू, तो दे देना जवाब कि डिलीवर होने के बाद सर कितनी बार घूमता है, 2 बार। 1 टाइम फॉर नेक, 2nd टाइम फॉर शोल्डर, टोटल 2 टाइम। और अब शोल्डर घूम के प्यूबिस पे आ गए तो वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो बड़ा सिंपल 2 नाम दे दिए मैंने, डिलीवरी ऑफ शोल्डर और डिलीवरी ऑफ ट्रंक। यहां कंसिडरेट करना, भगवान ने 2 दिए हैं शोल्डर, दोनों एक साथ बाहर डिलीवर नहीं होते, दोनों एक साथ बाहर डिलीवर नहीं होते। जो पहले आया वो एंटीरियर, ये वाला पहले आ गया तो ये एंटीरियर, ये वाला पहले आ गया तो ये एंटीरियर। तो जो पहले आएगा वो एंटीरियर शोल्डर कहलाएगा और वो उसी प्रकार डिलीवर होगा जैसे हेड हुआ था। हेड डिलीवर हुआ था एक्सटेंशन से, तो बचा हुआ भी डिलीवर किससे होगा, प्रिंसिपल एक्सटेंशन से। इसके बाद क्या होता है, जब शोल्डर एक बाहर आ गया तो जितना भी पोर्शन बचा हुआ है, जितना भी सारा एक साथ बाहर निकाल लिया जाता है इस मैकेनिज्म से। नाम क्या है, लैटरल फ्लेक्शन, और डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है। तो यहां मैकेनिज्म ऑफ लेबर में कंप्लीट डिस्कशन में स्टेप बाय स्टेप आपने देखा किस प्रकार इवेंट हुए। मेजर काम तभी तक होते हैं जब तक हेड नहीं आता, उसके बाद सारे काम अपने आप हो जाते हैं। इन सब की कंप्लीट समराइज पिक्चर भी सामने बोर्ड पर है, एक एक करके उसको देखना शुरू करेंगे। नंबर 1 यहां पे बताया जा रहा है अपने पास में हेड की लोकेशन कैसे फ्लॉट कर रही है। इस डायग्राम में बताया गया कैसे वो फिक्स हो गया, एंगेज हो गया। नेक्स्ट वन बताया जा रहा है कि ना तो वो डिसेंट हो रहा है, साथ में रोटेट भी हो रहा है। रोटेशन होने के बाद में वो बच्चा एक्सटेंशन शुरू करता है, एक्सटेंशन होकर के बच्चा बाहर आता है, बाहर आकर के सेंटर में पड़ा होता है, सेंटर में 1 बार घूमता है और फिर 2 बार घूमता है। तो ये सारी वही पिक्चर्स हैं जो हमने बैक टू बैक लर्न करी है। कंप्लीट अभी तक आपको इस समराइज वे में जो बताई गई इस टेबल पे आ जाएं तो हर एक का जवाब दे सकते हैं। नंबर 1 होने वाली हर मूवमेंट को क्या बोलते हैं, कार्डिनल। सबके साथ क्या चलता है, डिसेंट, तो नाम क्या होगा, यूनिवर्सल। क्या क्या हो रहा है, 1 बाय 1। सबसे पहले स्पाइन पे अटकेगा, एंगेजमेंट, नीचे आएगा डिसेंट, नीचे आते ही सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे, गलत रास्ते पे घूमेगा। घूमने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, जगह कौन देगा, फ्लेक्शन। घूम गया, रोटेशन, घूमते ही दिखाई दिया, क्राउनिंग, दिखाई देते ही बाहर आया, डिलीवरी, बाहर आते ही बीच में पड़ा है। 1 बार घूम गया, रेस्टिट्यूशन, 2 बार घूम गया, शोल्डर रोटेशन, और उसके बाद में कंप्लीट डिलीवरी। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में इन्हीं सारे इवेंट को लिया जाता है। लास्ट वन इंक्लूड करें अपन कुछ बेसिक से जनरल इंटरवेंशन को, तो उन्हें देख लेते हैं। जनरल इंटरवेंशन क्या होते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेज में बच्चे की डिलीवरी हुई है तो उसी के रिगार्डिंग फर्स्ट वन चीज, शुरुआत से शुरुआत करें। मैंने कहा था 2 काम होंगे बच्चे को बाहर निकालने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन और बियरिंग डाउन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा, हमारा खुद का, तो वही करना है। यहां पे आपको लिखना है कि हर हालत में हमें क्या करना है, प्रमोट बियरिंग डाउन। हर हालत में हमें क्या प्रमोट करना है, बियरिंग डाउन। एक बात, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो ड्रग ऑफ चॉइस सेकंड स्टेज में अभी भी हमारे पास कौन अवेलेबल है, ऑक्सीटोसिन अवेलेबल है। बात करें आगे की तरफ, यहां पे अपन जैसे बच्चा डिलीवर होगा इमीडिएट क्या करनी होती है, कोल्ड केयर, और कोल्ड केयर होते ही फीटर डिलीवर हो गया तो पीडियाट्रिक शुरू हो गया, क्या लिख दिया, न्यूबॉर्न केयर। इसी सेकंड स्टेज के अंदर जितने भी डिलीवरी के और टूल्स होते हैं,
एपिसियोटोमी यूज करना, फोर्सेप्स यूज करना, वो भी यूज लिए जाते हैं। तो कह सकते हैं यही वो फेज है जहां पे करी जाती है एपिसियोटोमी। तो इंटरवेंशन के अंदर इतना ज्यादा कुछ नहीं है, वहां तो आपको हर कंडीशन को मैनेज करते रहना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। पूरी के अंदर डिसेंट करवाना है, नीचे भेजना है, तो लगातार एक ही आवाज पुकारनी है, बियरिंग डाउन, पुश करने को लेके। बाकी सब डिपेंड करेंगे बच्चे की डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न केयर को लेके। एक और इंपॉर्टेंट है, आपने देखा था रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट था फ्लेक्शन रोटेशन में, तो यहां पे ये भी बोलेंगे कि हमें प्रमोट करना है रेजिस्टेंस। कैसे प्रमोट करते हैं तो उसे सुने। रेजिस्टेंस का प्रमोशन कैसे होता है, तो प्रैक्टिस में होता है ये, ऐसे फीस्ट मुट्ठी बनाकर उसके ऊपर तौलिया या गॉज लगा करके पेरिनियम पे प्रेशर लगाया जाता है, जिससे रेजिस्टेंस अचीव होता है। तो कंप्लीट समरी करें आज के लेक्चर को, तो शुरुआत हमारे पास थी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। सबसे पहले देखी बेसिक इंफॉर्मेशन और 2 स्टेज के बारे में, जहां हमें पता चला मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉलंटरी एफर्ट्स बियरिंग डाउन के बारे में। बात करी अपन ने रिलेशन की, तालमेल को बोला सिंक्लाइटिज्म, पिछला दिखना अगला दिखना, प्राइमरी पैरा मल्टी पैरा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्शन। कंप्लीट मैकेनिज्म को आपने इन स्टेप में देखा। कार्डिनल और यूनिवर्सल के बारे में जानना। फर्स्ट मैकेनिज्म एंगेजमेंट, फर्स्ट कार्डिनल, डिसेंट, यूनिवर्सल। अगले जो 2 नाम है डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस पे। फ्लेक्शन देता है जगह और रोटेशन से होती है मूवमेंट, आता है खुले गेट पे। बात करें इस रिलेशन के बारे में, हेड जितना नेक उतना कंपलसरी, पर शोल्डर तभी घूमेगा जब हेड और नेक 1/8 से ज्यादा रोटेट होते हो। नेक्स्ट वन बात करिए अपन ने, तो क्राउनिंग, पहली बार सिर्फ दिखाई देना क्राउनिंग और निकल के बाहर आ जाना, उसे बोलते हैं डिलीवरी। सिंपल आंसर एक्सटेंशन, ये पूरा प्रेशर मैकेनिज्म। देखिए बाहर कैसे आया, इस प्रकार बाहर दिखाई दिया। बाहर दिखाई देते घूमने वाला काम करना है, रेस्टिट्यूशन, एक बार घूमेगा। पैसिव मूवमेंट है, अनट्विस्टिंग है, रोटेशन दिखाई दे रही है। लास्ट वन शोल्डर के साथ वही होगा जो हेड के साथ हुआ था, कुल मिला के हेड घूमा 2 बार, आपने देखा उसे यहां पे, एक बार नेक के लिए एक बार शोल्डर के लिए। बचे कुछों को निकाल दीजिए इन प्रिंसिपल से, एंटीरियर शोल्डर को एक्सटेंशन से, बाकी पूरे शरीर को लैटरल फ्लेक्शन से, और फिनिश कर दिया अपन ने जनरल इंटरवेंशन से। तो इस प्रकार आज का लेक्चर हमारे कंटिन्यू चल रहे पोर्शन लेबर के सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को टारगेट कर रहा था, जो पूरा कंप्लीट भी हुआ। अब अगली मुलाकात लेबर की और अगली स्टेज के बारे में होगी। कल के लेक्चर की शुरुआत थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, प्लासेंटल स्टेज के लिए। तब तक के लिए और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।